हमने कई सारे स्कूलों के फिगर को बदल के रख दिया। कभी परेशानी नहीं होती है अपोजिशन में बैठ के इतना सारा काम करवाने? बहुत परेशानी होती है, मुझे बहुत सप्रेश किया गया। बहुत दुख काम तो जरूर कहेगा आपको मेरा विरोधी। एक कहेगा कि हाँ विधायकवा इजे रहला, और दूसरा कहेगा कि बड़ी विधायकवा सवाल उठावेला। इसमें आपको तो विधायक का काम ही है। असेंबली में मैंने बोला, वो आज भी रिकॉर्डेड है, कि मैं जहाँ से आता हूँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जन्मस्थली है, वहाँ पर एक कला महाविद्यालय का निर्माण किया जाए। और लगातार इसके लिए चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, मुख्यमंत्री से मिलना, ये सब हुआ। 8वीं बार में जब पैसा भी दिया गया तो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा, 1,30,00,000 रुपये मात्र। विधायक तब तक दोषी है जब तक वो इसकी मांग नहीं कर रहा, वो अनुशंसा नहीं कर रहा, उसके लिए लड़ नहीं रहा। डुमरांव बड़ा इलाका है, चर्चित इलाका है, राजा महाराजाओं का इलाका माना जाता है। यहाँ पर निबंधन कार्यालय नहीं था, एक छोटा सा चीज़। व्हाट्सएप में आने वाले सारे मैसेजेस सही नहीं होंगे, उन्हें तौलना होगा अपने तराजू पर, अपने विचार का एक तराजू बनाना होगा जहाँ तौल सके। लोग तो गाली तक बक देते हैं सोशल मीडिया में, मेरा आप देखिएगा तो कुछ लोग गाली तक लिटरली दिए हुए। मैं नहीं सोचता, मैं देखता हूँ कमेंट, एकदम लोकल समस्या। किसी को नल में पानी नहीं आ रहा, मुझे तो रोज 10 फोन आते हैं ट्रांसफार्मर जलने का। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस को फोन पहले नहीं जाएगा, पहले मुझे फोन आएगा। लोगों को पता है कि एक ही आदमी है जो तुरंत जो है रिप्लाई करेगा, प्रशासन को भेजेगा, या अगर उपस्थित होगा तो स्वयं आएगा। तो स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डुमरांव विधानसभा के वर्तमान विधायक। तो नमस्कार अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसको शुरू करने से पहले मैं आपकी VKSU यानी कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की छात्र राजनीति और उस छात्र राजनीति से निकल के डुमरांव विधानसभा की सीट पे विधायक बन के आप बैठे हैं आज के दिन में, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये सफ़र जो है राजनीति का बहुत संघर्षपूर्ण होता है और काफ़ी संघर्ष हम लोगों ने किया है, और हमने संघर्ष का ही रास्ता चुना, चूँकि हमारे लिए कोई पॉलिटिकल विरासत नहीं पहले से था। जो भी करना था खुद के बदौलत करना था। तो हम लोग BA पार्ट 1 में जब कॉलेज में गए, जैन कॉलेज जो इस इलाके का सबसे मशहूर कॉलेज माना जाता है, उसमें हम लोग का एडमिशन था BA पार्ट 1 में। वो साल 2005 था। 2005 से 8 मेरा ग्रेजुएशन का सेशन था। तो वहीं से कॉलेजेस की कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी। जैसे हम लोग चाहते थे कि हम लोग पढ़ाई करें, कॉलेज में पढ़ाई हो, पुस्तकालयों में किताबें हों, क्लासरूम्स बेहतर हों, वहाँ पंखे ठीक तरीके से चले, बेंचेज हों। तो हम लोग जब कैंपस में प्रवेश किए, हमने देखा कि हमारे क्लासरूम के बेंच पूरा हिल रहे हैं, ठीक ठाक नहीं था व्यवस्था बैठने का, पंखे जो है ठीक नहीं थे। तो उनको लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कॉलेज में। हम लोगों ने लाइब्रेरी के लिए प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद हमें जीत हासिल हुई। तो हमने राजनीति को समझना शुरू किया। छात्र संगठन आइसा के नेता उस समय कॉलेज में थे, तो उनके माध्यम से हमारा उनसे परिचय हुआ, उनसे जुड़े। फिर हमें भगत सिंह को पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला, और देश और दुनिया, चूँकि आप जब कॉलेज में जाते हैं तभी आप दुनिया से जुड़ते हैं, दुनिया भर के लोगों के बारे में जानना, समझना, दुनिया भर की आइडियोलॉजी को आप समझते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत कुछ मेहनत पढ़ने लिखने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें यही आइडियोलॉजी जो है वो संघर्ष करने का एक खुला मंच देती है, जहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जहाँ भी एक युवा को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप समझौताहीन संघर्ष कर सकते हैं, और आपके ऊपर कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और लगातार काम करते हुए हम लोग यूनिवर्सिटी में मैंने PhD भी अपनी पूरी की, और काफ़ी गुरुजनों का, वहाँ के छात्रों का काफ़ी सहयोग रहा। हम लोग जब भी कॉल करते, सैकड़ों हज़ारों छात्र सड़क पे आते थे। तो हम लोगों का लगातार राजनीति में जो हमारा एक चरित्र भी रहा, वो हमने हमेशा उसको बरकरार रखने का काम किया। ये आपके लेफ्ट विचारधारा की वजह से तो नहीं? बिल्कुल, विचारधारा तो हमने खुद ही आपसे कहा कि हमने बहुत सारी आइडियोलॉजी, हमने पंचजन्य पढ़ा, हमने RSS के बारे में पढ़ी, हमने लेफ्ट के बारे में पढ़ा, हमने राम मनोहर लोहिया को पढ़ा, हमने जयप्रकाश नारायण को पढ़ा। तो सबको पढ़ने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें किस रास्ते पे चलना है, और हमें लगा कि भगत सिंह का जो रास्ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शहीद आज़म भगत सिंह ने एक बात कही थी कि यह देश एक दिन गोरे अंग्रेजों से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन काले अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई इस देश के नौजवानों को लड़नी पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि भगत सिंह जिस नौजवान के बारे में कह रहे थे वो नौजवान मैं हूँ, और मुझे इन काले अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना होगा। और तब हम लोग वहाँ से खड़े हुए। तो भगत सिंह के आइडिया के साथ हम लोग अपनी राजनीति को लेकर आगे चले। तो उनके आइडिया के साथ अगर आप खड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको लेफ्ट दिखाई देगा। तो फिर जब आप छात्र राजनीति से बाहर निकलते हैं, जब आप इधर के विधायक बनते हैं, तब आपने कभी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ जाना रुख किया कभी? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी से मेरा PhD है, और जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय मुझे सीनेट का सदस्य, चूँकि MLA यूनिवर्सिटी का जो सीनेट होता है उसका सदस्य बनता है, तो सीनेट में मैं गया तो मैंने बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाया। आपको वहाँ के कर्मचारी भी बताएंगे। वहाँ
एनजीओ के द्वारा, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं, वो कर्मचारियों के हकों को छीन रहे थे। मैं पहला सीनेटर और पहला यूनिवर्सिटी का ऐसा मेंबर था कमेटी का जिसने इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया और वहाँ के बाद असेंबली में भी उठाया। हालांकि वो पूर्णतः अभी उसका समाधान नहीं हुआ है, वो लड़ाई अभी लड़ना हमें बाकी है। तो आगे हमें अगर ज़रूरत मिलेगा, मौका मिलेगा, तो हम उस सवाल को ज़रूर उठाएंगे और हम कर्मचारियों, छात्रों और छात्र हितों में हम लोग काम करेंगे। इसके पहले आप देखेंगे एक बार असेंबली में मैंने क्वेश्चन भी किया था, यूनिवर्सिटी जो हमारा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है उसके डेवलपमेंट का सवाल भी हमने उठाया था। तो क्या लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ है? और क्योंकि मतलब छात्रों का शिकायत हमेशा से ये रहता है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में कि सेशन बहुत लेट चलता है, तो इसके ऊपर क्या क्या कार्य हुआ? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब से हम लोग यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स में गए तब से हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि सत्र का नियमितीकरण हो, और उसके लिए लड़ते हुए हमने कई बार सत्र को नियमित कराने में सफलता भी हासिल की, लेकिन आए दिन आमतौर पर सत्र लेट हो जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी समस्या, जैसे शिक्षकों की कमी, कर्मचारियों की कमी या इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार तो दावा ज़रूर करती है हर साल कि हमने एजुकेशन पर इतना बजट दिया, लेकिन वो बजट का एक बड़ा हिस्सा का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो जेन्युइन चीज़ों में नहीं हो पाता है, जिससे हम एजुकेशन के क्वालिटी को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। हम तो चाहते हैं कि हम अपने एजुकेशन की क्वालिटी को इतना डेवलप करें, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जैसी हो जिसको देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त हो। हम लोग लंबे समय से पटना यूनिवर्सिटी को, जो कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मांग करते रहे। नरेंद्र मोदी जी आए थे, नीतीश कुमार ने उनको सामने से बोला था उस समय, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है बिहार के नौजवानों के लिए कि कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को गौरव मिले। और हम चाहते हैं कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जो स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के नाम पर है, इसका भी गौरव बढ़े। तो लेकिन अभी हम लोग जो चाहते हैं उसके लिए हम जितना उसके लिए फंड का एलोकेशन चाहते हैं, या जो हम विज़न हमारे पास है वो विज़न सरकार के पास नहीं है। तो जब भी हमें इन फ्यूचर अगर कभी मौका मिलेगा काम करने के लिए, पॉलिसी बनाने का, तो हम लोग ज़रूर अपने यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अजीत जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, तो उसके नियमित संचालन के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाया? देखिए, एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे यहाँ नियमित संचालित हो रहा है। एक यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी चल रहा है, जो कि जिसका कैंपस यहाँ पे है, उसकी आरा में कैंपस खुलना है, वो काम भी वहाँ पे चल रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज राज्य में बहुत कम है, सबौर में है, पूसा में है, और उसके बाद डुमरांव में है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे यहाँ राज्य भर से या अदर स्टेट के भी बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं। मैं आम तौर पर वहाँ जाता रहता हूँ, कई बार मैं गया हूँ, छात्रों की समस्याएं मैं सुनता हूँ और उसके निराकरण के लिए प्रशासन से मिलकर मैं प्रयास करता हूँ। और आज के समय में आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नज़रिए से? अभी सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ का। हम लोग हेल्थ के सेक्टर में बहुत बुरी स्थिति में हैं। अगर आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, गरीब हैं, आपको पारस में जाने का पैसा नहीं है या मेदांता में जाने का पैसा नहीं है, तो आपके पास स्वर्ग में जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इससे बचाना जरूरी है। आप समझ लीजिए कि ये बेसिक नीड है व्यक्ति की, शिक्षा, स्वास्थ्य। जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था, अभी शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। हालांकि एजुकेशन के सेक्टर में हमने कुछ एक कदम आगे हम लोग बढ़े हैं। जब से बीपीएससी की बहाली शुरू महागठबंधन की सरकार में हुई, तब से थोड़ा सा एजुकेशन ठीक हुआ है, लेकिन उससे हम पूर्णतः सहमत नहीं। लेकिन हेल्थ के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि लेकिन जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उसका क्लेम है कि मैंने उस पार्टी ने बहुत सारा हेल्थ सेक्टर को बहुत बढ़िया से ठीक भी। मैं आपको दो डाटा दूंगा जिससे उसका क्लेम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे डुमरांव विधानसभा, यहाँ 3 लाख वोटर हैं, मतलब है कि 5 लाख की आबादी होगी। 5 लाख की आबादी पर कितने डॉक्टर हैं आपको पता है? 65 डॉक्टरों का पद सृजित है, जो कि कम है। और उसमें कितने डॉक्टर हैं यहाँ? मात्र 17। अब 17 डॉक्टर से 5 लाख लोगों का इलाज करा करके अब अगर आप कह रहे हैं कि हमने हेल्थ व्यवस्था को ठीक किया है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी मैंने इसी सेशन में एक क्वेश्चन किया था कि क्या सरकार ये बताना चाहती है कि डुमरांव और बक्सर में आईसीयू संचालित है, और बहुत ही निर्लजता के साथ स्वास्थ्य विभाग ने जवाब दिया कि बक्सर में 10 बेड का आईसीयू चल रहा है। मैं आपको आज कहता हूँ, चले जाइए, नहीं चल रहा है। वहाँ के जो सीएस हैं, उन्होंने एक आरटीआई के जवाब में लिख के दिया है कि चूंकि हमारे पास एनेस्थेसिया नहीं है, हमारे पास वेल इक्विप्ड डॉक्टर्स नहीं है, तो इसलिए हम उसको संचालित नहीं कर पा रहे। तो आप एक जिले के अंदर 10 बेड का आईसीयू चलाने की आपकी क्षमता नहीं है, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर या हेल्थ के सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है? ये तो दिख रहा है। ऐसा कोई सेशन नहीं होगा जिसमें मैंने डॉक्टर्स की कमी का सवाल नहीं उठाया। और हेल्थ के लिए लड़ते हुए मैं आपसे ये कह सकता हूँ
कि हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ करने का काम किया। और मेडिकल कॉलेज कब स्थापित हुआ? जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी। तो कुछ आंकड़े हैं, डेटा है जो किसी को झूठ नहीं बोलने देगा। ऐसे लोग तरह तरह का कुप्रचार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों को आप दिखाइए कि जब हमारी सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार, जिसमें हम थे, जेडीयू के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, उस समय मुख्यमंत्री जी से, तेजस्वी जी से लड़ाई लड़कर असेंबली में क्वेश्चन हमने किया, हमारे पास डेटा है, हम यहाँ पर ले आए मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज इसका शिलान्यास जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और माननीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सह डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के हाथों से हुआ। और इसमें केंद्र सरकार का एक अन्ना पैसा नहीं लगा। उस समय बीजेपी अपोजिशन में था और दिल्ली की सरकार का उस समय एक पैसा नहीं मिला। 500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट का था, वो उस समय आया जब हम गवर्नमेंट में थे। हेल्थ सेक्टर में आपने बताया कि आपने इतनी आवाज़ें उठाई, तो आपको क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ असर पड़ा है? हमने जब आवाज़ उठाया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, तो 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट का बहाली हुआ। बाद में पता चला कि उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। हमने कहा कि ड्रेसर नहीं है, तो सरकार ने ड्रेसर का बहाली निकाला, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने वहाँ सफाई कर्मचारियों के सवाल, कई सारे सवाल उठाए, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुआ। पूरा हेल्थ विभाग दवाइयों के खरीद फरोख्त में और उसमें पैसा मारने में है। BMS ICL के माध्यम से सारी दवाइयाँ अस्पताल में आती हैं। और अभी आप हाल ही में सुने कि एक एंटीरेबीज सुई देने से एक बच्चे का मौत हो गया बक्सर में। लोग डॉक्टर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई उनकी जो भी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि उस पर केस होना चाहिए जिसने उस एंटी रेबीज इंजेक्शन को हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराया। ये तो छुप गया ना, इससे सरकार बच गई। डॉक्टर वर्सेस पब्लिक को कहना चाह रहे हैं, जो सरकार है उसने मतलब एक्सपायरी दवाई मौजूद कराई और जो डॉक्टर है वो दवाई दे दी और बच्ची की मौत हो जाती है। अच्छा, आप मानते हैं क्या कि एक डॉक्टर को इंजेक्शन देने नहीं आता होगा? या आप क्या मानते हैं कि इंजेक्शन देने से तुरंत कोई मर जाएगा? दवा गलत देंगे, नसों में एक्सपायरी दवा प्रवाहित करेगी, तभी तो 1 घंटा के अंदर आदमी मर जाएगा। वो दवा कौन दिया? इस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। और महागठबंधन जिसका कि आपने नाम भी लिया है, महागठबंधन की सरकार में आपकी पार्टी कांग्रेस से भी अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ जीत रही है। पूरे लेफ्ट विंग की अगर बात करें तो 19 सीट जीतती है 29 कंटेस्टेंट। तो आपकी पार्टी, मतलब जो भी लेफ्ट पार्टी है, मैं आपकी पार्टी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, जो लेफ्ट की पार्टी है, वो लेफ्ट की पार्टी चाह रही है कि उस मतलब पार्टी को और भी ज़्यादा सीट मिले इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन आरजेडी का कहना है कि मैं आपको एक सीमित सीट ही दूंगा। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, महागठबंधन एक साझा कार्यक्रम से संचालित होता है और उसमें जनता का ये डिमांड है, हमारा डिमांड है, ऐसा नहीं है। आप पब्लिक ओपिनियन लीजिएगा तो लोग बोलेंगे कि लेफ्ट वालों को थोड़ा सा सीट दे दो, सरकार बन जाएगी, थोड़ा सा बढ़ा दो, सरकार बन जाएगी। तो हम तो जनता का जो डिमांड है उसी डिमांड को सामने रख रहे हैं। तो महागठबंधन के लोग इस पर विचार कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल, हम लोगों ने लोकसभा में भी आपने को दिखाया, ओनली 3 सीट्स हमें मिले और 2 सीट हम लोग जीत करके गए। और पूरा देश में ये प्रचारित हुआ कि एक ऐसी भी पार्टी इस देश के अंदर है जो 20-20 रुपये का चंदा मांग करके चुनाव जीत सकती है। तो ये हम लोगों ने स्टैब्लिश करने का काम किया। हम लोगों ने वैसे लोगों के लिए राजनीति का रास्ता आज भी खुला रखा हुआ है जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न है और वो इस देश और राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसलिए लेफ्ट की ज़रूरत इस राज्य को है और इसको सभी दलों को इस बात को समझना चाहिए। और अगर महागठबंधन आपको उतनी सीट प्रोवाइड नहीं करती तो फिर आपके पार्टी का क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी ने कभी लूज टॉक नहीं किया। हम बहुत गंभीरता के साथ चीज़ों को समझते हैं। अभी राज्य के अंदर महागठबंधन की सरकार बनानी है। हमने 20 वर्षों से नीतीश जी की उबाऊ सरकार से जनता को मुक्ति दिलाना, इसलिए हम सीट बंटवारे के पेच में बहुत उलझना नहीं चाहते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो भी जनता की मांगे हैं और जो हमने रिकमेंडेशन दिए हैं उस पर जरूर महागठबंधन विचार करेगा। आपने एक सवाल भी उठाया था कि जब शिक्षक ही नहीं है तो मैं मतलब सरकार स्टूडेंट्स को, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जब वो 12th पास करती हैं तो 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास करती हैं तो 50,000 रुपये, इस पर आपने क्लेम उठाया। तो आपको लगता है कि शिक्षक बहाली हुई है? शुरू से इस बात को मानते हैं कि पब्लिक को अनुदान कम, उनके हाथों को काम ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार काम कम अनुदान ज़्यादा देना चाहती है। वो चाहती है कि जनता हमेशा उनकी मुखापेक्षी बनी रहे, हमेशा वो एक दर्द भरी कराहती हुई निगाहों से उनको देखती रहे और वो अपने आप को खुदा मानते रहे, उनको एहसास होता रहे कि वो खुदा हैं, उनके देने से लोग जिंदा हैं। हम कह रहे हैं कि खुदा बनने की इस परंपरा को रोकना होगा। कोई नहीं हो सकता है, जनता को उसके पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये बहुत इत्तेफाक की बात ही नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हम राशन देते हैं। मैं कहता हूं कि आपने इस देश को बनाया क्या कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी 80 करोड़ लोग भूखे हैं। आप उनको इतना
काबिल नहीं बना सके कि वो अपने घर के लिए रोटी का उत्पादन कर सके, अपने बच्चों के लिए दवाई दे सके, अपने बच्चों को पढ़ाई दे सके। हमारे ये दुख की बात है ना ऐसा करना। इसलिए आप अन्य चीज़ों में अनुदान दीजिए, लेकिन लोगों को काम दीजिए। आपने जो सवाल कहा कि हमने कहा, बिल्कुल हमारा शुरू से ये कोशिश रहा कि हम अपने स्कूलों को अपग्रेड करें। आप जो 25,000 और 50,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, आप उनको बेहतर अगर शिक्षक दे दें, अगर आप बेहतर स्कूल का व्यवस्था कर दें, उनका एनवायरमेंट ठीक कर दें, तो बच्चे इतने काबिल हो जाएंगे कि आपका 25,000 रुपये लात मार लेंगे, उससे अच्छी जॉब, उससे अच्छा काम वो हासिल करेंगे। ये मेरा मकसद था। और मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूँ कि यही लड़ाई जो हमने 20 में शुरू की, इसी लड़ाई के बदौलत, चूंकि महागठबंधन का ये विजन था कि हमें अच्छे और इक्विप्ड शिक्षक विद्यालयों में देना है। जब नीतीश जी हमारे साथ आए तो 2022 में सबसे पहले हमने कहा कि आपको पहला काम यही करना होगा कि हमारे विद्यालयों में शिक्षक देना होगा। तब जाकर के शिक्षकों की बहाली हुई और आज देखिए कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, और ठीक हुई हैं तो आने वाले समय में और भी ठीक हो सकती है। जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं 5 किलो राशन देने का वादा करते हैं, जब वही प्रधानमंत्री गुजरात साइड में जाते हैं तो वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, तो आपका इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? हमारी टिप्पणी स्पष्ट है। वो चाहते हैं कि गुजराती लोग बिजनेस करते रहे और बिहारी उनकी नौकरी करते रहे, बस यही चाहते हैं। तो इसके बदलाव में आपकी पार्टी ने मतलब जितने भी मतलब लेफ्ट विंग है या फिर जो भी महागठबंधन की सरकार है, इसने क्या स्टेप लिया? देखिए, इस पे हमने बहुत एक अच्छा सुझाव रखा और हमारा एजेंडा है कि हमारा राज्य क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। यहाँ 70% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। हमारे पास उद्योग धंधा का नाम पर सोन का बालू है, जिसको ज़्यादा निकालने से नदी बर्बाद हो जाने वाली है। तो एग्रीकल्चर को जब तक उद्योग के रूप में उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री आप नहीं लगाएंगे, ऐसा इंडस्ट्री नहीं लाएंगे जो एग्रीकल्चर करने, जो कृषि में शामिल किसानों से जो उनका कच्चा माल है नहीं खरीदेंगी, तब तक इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए राज्य का औद्योगिकरण बहुत जरूरी है इस दौर में, और डेफिनेटली इसको करना ही होगा अगर बिहार के डेवलपमेंट को आपको आगे बढ़ाना है। और ऐसे उद्योग लाने होंगे और उन उद्योगों पर ये नियम लागू करना होगा कि आप जिस भी अराउंडिंग में आप या जिस भी क्षेत्र में आप उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं, आपको कच्चा माल वहीं के किसानों को लेना होगा। हमारे किसानों को ताकतवर बनाना होगा। आज क्या है, आज हमारे किसानों को बाजार डील करता है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान बाजार को डील करें, और जिस दिन हमारे किसान बाजार को डील करना शुरू करेंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने टी शर्ट पहना है जिस कंपनी का, उसका मालिक तय करता है कि टी शर्ट कितने में बिकेगा, लेकिन धान का मालिक नहीं तय करता है, बाजार तय करता है कि धान कैसे बिकेगा। हम तो वो तब तक, इसका मालिक जो है वो अरबपति है, लेकिन उसका मालिक जो है वो गरीब है। तो जब तक उसका मालिक डिसाइड न कर ले कि हम अपना अनाज किस मूल्य में देंगे, तब तक वो ताकतवर नहीं होगा, और ये हम करेंगे आने वाले दिनों में। आगामी जो चुनाव आने वाला है 2025 में, विधानसभा चुनाव अभी आ रहा है, आपकी प्लानिंग क्या है डुमरांव विधानसभा क्षेत्र को लेके? आप यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कहीं और प्लानिंग है, या फिर किसी और पार्टी से भी प्लानिंग है, कुछ बताइए। नहीं, देखिए, हम अपने पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही हैं, और जब से हमने पार्टी ज्वाइन की, हम लोग कहीं जाने के बारे में सोचा नहीं। और 2020 में मैं तो डुमरांव में था नहीं, हम लोग तो छात्र नेता थे, और मेरा घर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो पार्टी का तो तय था कि वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन महागठबंधन हुआ, सीटों का तालमेल हुआ, तो मुझे डुमरांव भेजा गया। मैं डुमरांव आया, महागठबंधन के आदेश से आया, और आया तो जनता ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्रेम दिया। तो पिछले 5 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं हूँ, यहीं रहता हूँ। ये मेरा छोटा सा कार्यालय है, दिन भर यहाँ लोगों की सुनवाई करता हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पे जनता दरबार भी लगाते हैं। जनता दरबार नहीं, वो तो राजाओं का कंसेप्ट है। मैं तो, मेरा कार्यालय है जहाँ मैं जन सुनवाई करता हूँ। अच्छा, जन सुनवाई करते हैं। दरबार कहाँ से लगा? इसका टाइमिंग क्या है जन सुनवाई? इसका टाइमिंग है सुबह, टाइमिंग इस ऑफिस के खुलने का 8 बजे है, लेकिन मेरे घर का खुलने का कोई टाइमिंग नहीं। वहाँ तो 7 बजे भी लोग चले जाते हैं। यहाँ 8 बजे का टाइमिंग है, 8 बजे खुल जाता है मेरा ऑफिस। यहाँ बच्चे सब बैठे रहते हैं, लोग आते हैं। कैसी कैसी जटिल समस्याएं लेके आते हैं लोग यहाँ? बहुत समस्याएं जटिल हैं, जो समस्याएं कहीं हल नहीं होती वो हमारे पास चली आती हैं। सबसे जटिल और सबसे इंटरेस्टिंग इस राज्य के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। 5 वर्षों का मेरा अनुभव है। जो सरकार पॉलिसी हम लोग बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ कार्यपालिका को। अब जानते हैं लोकतंत्र के 4 खंभे होते हैं, जिसमें कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूशन, पॉलिसी बनाने का काम विधायिका का है, न्यायपालिका और मीडिया के बारे में आप जानते हैं। तो हमने जो भी पॉलिसी बनाया उसको एग्जीक्यूट करने का काम यहाँ की कार्यपालिका को है, लेकिन कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। हमारे पास 80% से 90% ऐसे काम आते हैं जिसको कार्यपालिका एग्जीक्यूट समय से नहीं कर रही है, तो हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप समय एग्जीक्यूशन करिए। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। लैंड डिस्प्यूट के बहुत सारे मामले हैं लैंड डिस्प्यूट के। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का जाति नहीं बन रहा है, कि कोई विकलांग व्यक्ति को गाड़ी नहीं मिल रहा है, किसी को राशन कार्ड से नाम कट गया है, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, एकदम लोकल समस्या, किसी को नल में पानी नहीं आ रहा। मुझे तो रोज़ 10 फोन आते हैं ट्रांसफार्मर जलने के।
भैया 25 kV का ट्रांसफार्मर जर गई बात नहीं जल्दी लगवाएं भैया ट्रांसफार्मर, तो मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ। और बिजली विभाग में फ़ोन जाने से पहले मुझे फ़ोन आता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस को फ़ोन पहले नहीं जाएगा, पहले मुझे फ़ोन आएगा। लोगों को पता है कि एक ही आदमी है जो तुरंत जो है रिप्लाई करेगा, प्रशासन को भेजेगा, या अगर उपस्थित होगा तो स्वयं आएगा। तो डुमरांव के एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ने बात कर लिया, तो इस पे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है और ऐसा क्या प्रणाली है जो अभी तक रुक गया है, जो आप इस अपने मतलब 5 साल के कार्यकाल में इसको पूरा नहीं कर पाए? आपके अंदर ऐसा कुछ है? देखिए, डुमरांव में मेडिकल कॉलेज तो हम लोग लाए ही। इसके अलावा आपको चौगाई में जाइएगा तो पीएचसी को हमने सीएचसी में कन्वर्ट कराया। 61 के पीएचसी को हमने सीएचसी में कन्वर्ट कराया। आप अंसारी गांव में जाइएगा तो जर्जर हो चुका अस्पताल को हमने नया बनवाया। लगभग 13 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हम लोगों ने निर्माण करवाया है, 2 सीएचसी का निर्माण करवाया है, मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में हम लोगों ने बेहतर काम किया। अब वहाँ डॉक्टर की बहाली करनी है, जिसके लिए लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, आने वाले समय में उसे पूरा करेंगे। दूसरा, एजुकेशन का जहाँ तक अपने बात का, आप बगल में राज हाई स्कूल है, आप जाइएगा। 2020 के पहले ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमने कई सारे स्कूलों के फिगर को बदल के रख दिया। कभी परेशानी नहीं होती अपोजिशन में बैठ के इतना सारा काम करवाने? बहुत परेशानी होती है। मुझे बहुत सप्रेस किया गया, बहुत दबाया गया, लेकिन हमें कितना दबाएंगे? हम बचपन से दबे हुए आदमी हैं। हमने उसी दबाव को तो ख़त्म करते करते यहाँ पहुँचे, इसलिए हमें इतना दबाया गया शुरू से कि अब हमें कोई दबाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसे आप उसका जवाब दे पाते हैं? बिल्कुल, हम जवाब नहीं देते। हम सबका जवाब काम से देते हैं। लोग तो गाली तक बक देते हैं। सोशल मीडिया में मेरा आप देखिएगा तो कुछ लोग गाली तक लिटरली दिए हुए। मैं नहीं सोचता, मैं देखता हूँ कमेंट, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बात मालूम है कि आप जो काम कर रहे हैं आज नहीं तो कल ज़रूर लोग उसके बारे में बात करेंगे। 75 साल के बाद पहली बार डुमरांव में निबंधन कार्यालय खुला। डुमरांव बड़ा इलाका है, चर्चित इलाका है, राजा महाराजाओं का इलाका माना जाता है। यहाँ पर निबंधन कार्यालय नहीं था, एक छोटा सा चीज़ जो कि सभी अनुमंडलों में होता है, मैंने खुलवाया। तो कुछ चीज़ें तो आप जो कर गुजरते हैं ना, वो तो बाद में याद रहता है। और हम तत्कालिक लाभ हानि के बारे में नहीं सोचते हैं। हम बिल्कुल इस दबाव में नहीं जीते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होने वाला है, और शायद इसीलिए हम आसानी से अपनी लड़ाई लड़ते जाते हैं। सोशल मीडिया जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, तो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता है। तो आपके हिसाब से ये जो फेक न्यूज़ है वो किस तरीके से मतलब इलेक्शन के प्रोपोगेंडा को ख़राब करता है? देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए ताकत भी है और चैलेंज भी है। हम लोगों जैसा आदमी जो बहुत लोअर बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करता है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलता। अखबार तक खबरें हमारी नहीं लिखते थे हम लोग उस समय सोशल मीडिया। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास अपना फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, तो आज हम अभिव्यक्त करते हैं खुद को, ये हमारा लाभ है। लेकिन दूसरी बात, उतना ही जो है हमें दबाया जाता है। कई बार हमारी बातें नहीं जाने दी जाती है, कई बार हमारे चैनल को तोड़ दिए जाते हैं, ब्रेक कर दिए जाते हैं। तो ये सब भी होते हैं। और जो नैरेटिव्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे नैरेटिव्स को, चूँकि सोशल मीडिया इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों को लगता था कि जो भी आ रहा है सही आ रहा है। लेकिन 10-12 साल उसको इस्तेमाल करने के बाद अब लोग समझने लगे हैं कि व्हाट्सएप में आने वाले सारे मैसेजेस सही नहीं होंगे। उन्हें तौलना होगा अपने तराजू पर, अपने विचार का एक तराजू बनाना होगा जहाँ तौल सके। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग तो समझते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को तुरंत फॉलो करना शुरू मत करिए। ये एक जागरूकता का भी विषय है। लोगों से इस पर बात भी करना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो हम लोग इसकी कोशिश करते हैं कि आप मैसेजेस को डायरेक्ट रिसीव मत करिए, जरूर उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी सच्चाई की जांच कीजिए। तो डुमरांव के एजुकेशन के बारे में हमने बात कर लिया, स्वास्थ्य के बारे में बात कर लिया। अब मैं पूछना चाहूँगा डुमरांव के सड़कों के बारे में, क्योंकि मैं अभी आ रहा था, स्टेशन से बाहर निकला, मतलब गाड़ी डूब गई थी हमारी। इतनी बुरी स्थिति है अभी सड़कों की। गाड़ी के ऊपर क्या मतलब ये कब तक बन पाएगा? गाड़ी तो आपकी पटना में डूब सकती है और गाड़ी आपकी दिल्ली में भी डूब सकती है। डुमरांव तो खैर छोटा सा कस्बा है। मसला क्या है, हम लोग सड़क बनवाने के लिए अनुशंसा करते हैं। एमएलए के पास जो एमएलए को खर्च करने के लिए जो फंड मिलते हैं, उसमें हम एनएच नहीं बनवा सकते, इतना पैसा नहीं होता। उसमें हम बड़ी सड़कें नहीं बनवा सकते हैं। हमने लगभग 250 करोड़ रुपए की सड़कें पिछले 5 वर्षों में हमने अनुशंसित करवाई हैं डुमरांव विधानसभा में। अभी हाल ही में 189 करोड़ की सड़कें, लगभग 114 से ज़्यादा सड़कें स्वीकृत हुई, जिसमें धीरे धीरे काम लगा हुआ है। ये जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत चर्चित सड़क है, चूँकि डुमरांव के शहर में बहुत बड़ी सड़क नहीं है, लेकिन बहुत चर्चित है। इसमें हुआ ये कि जब मैं विधानसभा में गया तो यहाँ बाईपास का मांग बहुत ज़रूरी था। लोगों ने कहा कि देखिए शहर में बहुत जाम लगता है, तो हम लोगों ने बाईपास की मांग उठाई और खुशी की बात यह है कि बाईपास स्वीकृत हो गया। बाईपास स्वीकृत तो हो गया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो उनकी लापरवाही ही कह लीजिए,
या उनकी जो कोशिश है वो कोशिश उस तरीके से नहीं उन्होंने किया जो अब काम लग सके। अभी तक ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। NHAI ने क्या किया कि NH ने शहर के पहले डुमरेजनी मंदिर के थोड़ा सा पहले टेणकी पुल के पास से सड़क को डाइवर्ट करके बाईपास में जोड़ दिया। अब ये जो NH 120 का हिस्सा है शहर का, इसको NH ने छोड़ दिया, तो इसके लिए कोई पैसा ही नहीं। ये सड़क हो गई लवारिस, ये किसी की ना नगर परिषद की सड़क है, ना RWD की सड़क है, ना NHAI की सड़क है। अब सड़क होगी किसकी? इसके लिए हमने विधानसभा में सवाल उठाया कि इसके लिए सरकार अलग से पैसा अलॉट करे। सारी मीटिंग्स में उठाया, और मैं आपको बताऊं, इस NH के पैसा देने का जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है। इस बात को समझना होगा। विधायक तब तक दोषी है जब तक वो इसकी मांग नहीं कर रहा है, वो अनुशंसा नहीं कर रहा, उसके लिए लड़ नहीं रहा। लेकिन आपको मैं दे सकता हूँ, प्रूफ है मेरे पास। मैंने असेंबली में कई दफ़ा इस क्वेश्चन को उठाया, कई प्रश्न के कई कालों में मैंने उठाया। हमने ये सवाल उठाया कि सरकार पैसा दे। 7 बार इस सड़क का टेंडर रद्द किया गया, 7 बार। 8वीं बार में जब पैसा भी दिया गया तो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा, 1 करोड़ 30 लाख रुपये मात्र। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने प्रबंधन के जो सबसे अच्छा क्वालिटी हमारे अंदर हो सकती है उसका इस्तेमाल करके हम उतने ही पैसे में इसको बेस्ट बनाएंगे। अभी इसमें काम लगा हुआ है। चूँकि शहर में अंतिम सोमवारी के बाद SDM साहब से लोगों से बात हुआ है, अंतिम सोमवारी सावन के बाद इस बाज़ार को हम लोग बंद करेंगे। तब बीच बाज़ार में जहाँ गाड़ी आपकी डूबी हुई थी उसको हम लोग बना सकते हैं। तो काम लग चुका है, 1 करोड़ 30 लाख रुपया अलॉट हो चुका है। इधर और उधर शहर के बाहर JCB लगा हुआ है, काम कर रहा है। बीच में जो है उसको स्लैब को काट करके नया ढलाई करके बनाना है। इसलिए हम लोग ट्रक को डाइवर्ट कर देंगे, मलियाबाग से नैका टोला होते हुए ट्रक चला जाएगा, छोटी गाड़ियाँ नहर होकर के बाहर से आएगी, और ये 1 महीना 15 दिन के लिए इसको बंद करके इस रोड को बना देंगे। हमें यकीन है कि 1 महीना या 2 महीना बाद आप आएंगे तो बहुत अच्छी सड़क से जाएंगे। आपने बताया कि आपने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री यानी कि PhD की डिग्री की है एग्रीगेशन इन फार्मर्स, मतलब फार्मर रिवॉल्यूशन के ऊपर आपने पढ़ाई करी है, अपनी PhD पूरी करी है प्रेजेंट मोमेंट पे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि किसानों को क्या क्या समस्या होता है, डुमरांव के किसानों को क्या क्या समस्या है और उसका निवारण क्या क्या निकाला आपने? किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो अभी तक अपने खेतों में पानी नहीं प्राप्त कर सके। उनको सिंचाई की सुविधा आसानी से पंजाब के किसानों को मिलती है। आपने मलई बराज का भी डिमांड किया था। बिल्कुल, मैं वहीं तो बता रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। इसलिए सिंचाई मैं मानता हूँ, मेरा गांव भी जहाँ है ये डुमरांव से सटा हुआ है एकदम। नहर के इस तरफ बक्सर जिला पड़ता है, मेरा एकदम गांव उस तरफ है। तो इसलिए आरा बक्सर दोनों के किसानों की चिंता मुझे बचपन से है, मैं जानता हूँ कि इनकी चिंताएँ क्या है, उसके बारे में मुझे जानकारी है। हमारा गाँव टेल इंड पर पड़ता है, या कई सारे अन्य गांव यहाँ पे चल जाइए, नचाप है या डुमरांव ब्लॉक के अन्य जितने गांव हैं, सोआ है, ये सब जो है टेल इंड पर पड़ते हैं। यहाँ पानी कभी नहीं आया, इतनी सरकारें आई गई, कभी पानी नहीं। ये पानी यहाँ लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम लोग किसान आंदोलन के माध्यम से कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि आपका तिलौथू के ऊपर कदमन में एक जलाशय का निर्माण हो। सरकार का एक बार प्रपोजल था, लेकिन उसके लिए सरकार ने अभी तक पैसा अलॉट नहीं किया। बाकी मलई बराज जो एक बना 2012 में, जिसकी स्वीकृति हुई, 16 में काम लगा, लेकिन आज 2025 चला वो पूरा नहीं हो सका। वो अधिकारियों की लापरवाही है, सरकार की कह लीजिए कि निराशा के वजह से वो आज सरकार का कहना है कि फरवरी महीने में उन्होंने 205 करोड़ का फंड भी रिलीज़ किया है। फरवरी महीने में ऐसे नहीं किया है, कर तो नहीं रहे थे। लगातार हमने सवाल उठाया, और हमारे ही सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी मुझे आई कि आपने इतना हंगामा किया, सवाल उठाया, इसलिए हम मलई बराज के लिए 205 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और प्रगति यात्रा ही मेरे सामने, मैं भी तो था उस मीटिंग में, मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने प्रगति यात्रा में घोषणाएं की जो मैं लगातार लड़ रहा था। एक, मलई बराज के लिए उन्होंने 205 करोड़ रुपए दिए, ये हमारी लड़ाई की वजह से। और दूसरा, जो सबसे ऐतिहासिक काम डुमरांव में हुआ, मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा ऐतिहासिक काम नहीं हुआ, इसको आप समझिए। डुमरांव ऐतिहासिक है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जन्मस्थली है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। शहनाई वादक, जिनके शहनाई पर पूरी दुनिया फिदा थी, भारत रत्न हुए। लेकिन आपको पता है, पूरे डुमरांव में घूम जाइए, उनके नाम पर आपको एक चौराहा तक नहीं दिखेगा, एक सड़क तक नहीं क्यों नहीं दिख रहा है? ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक भूल है हमारे लिए। हम जिनको हमारी धरती ने जन्म दिया, उस व्यक्ति को कोई पहचान नहीं। इसलिए हमने तय किया, असेंबली में मैंने बोला, वो आज भी रिकॉर्डेड है, कि मैं जहाँ से आता हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की जन्मस्थली है, वहाँ पर एक कला महाविद्यालय का निर्माण किया जाए। और लगातार इसके लिए चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, मुख्यमंत्री से मिलना, ये सब हुआ। और मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे बताते हुए खुशी भी होती है, इसलिए बताता हूँ
कि इसी प्रगति यात्रा में, जिसमें मलई बराज के लिए 205 करोड़ रुपए मिले, इसी प्रगति यात्रा में हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोलने का भी परमिशन सरकार की तरफ से मिल चुका है। हरियाणा फार्म में खुलेगा। तो ये हमारे लिए, डुमरांव वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक जीत है, बहुत बड़ा सांस्कृतिक जीत है। और ये जब बनेगा तो फिर डुमरांव की जो ख्याति है वो पूरी दुनिया में फेमस होगी और दुनिया भर के लोग डुमरांव में आएंगे उस महाविद्यालय को देखने उस्ताद के बहाने। इससे हमारा पर्यटन का भी डेवलपमेंट होगा और हमारे लोग दुनिया भर के लोगों से, उनके विचारों से, उनके आइडियाज से रूबरू भी होंगे। तो कहीं ना कहीं आप टूरिज्म को भी लेके फिक्र करते हैं डुमरांव की। आप अगर कल्चरली साउंड होंगे तो डेफिनेटली टूरिज्म बढ़ेगा। हमारे पास बहुत कुछ है टूरिज्म के लिए। 57 का संघर्ष है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, आज़ादी का त्याग है। आपको पता है ये डुमरांव ऐसा शहर है जिसने आज़ादी की लड़ाई में 21 नागरिकों की शहादत दी। 21 ऐसा शहर इस देश में बहुत कम होंगे। जब 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा हुआ और पटना सचिवालय में 7 छात्र शहीद हुए तो दुनिया भर के, देश भर के नौजवानों ने ठान लिया कि अंग्रेजों को भगाना है। डुमरांव में थाना पर झंडा फहराने के लिए नौजवान निकले और 21 लोग शहीद हुए। ये गौरव इस इलाके की है। मैं वहाँ पर खड़ा होकर डुमरांव के बारे में सोचता हूँ तो मैं मानता हूँ कि अभी तक डुमरांव के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ, अभी हमें बहुत कुछ करना है। जगदीशपुर के आप वासी हैं और जगदीशपुर के लिए जब आप सोचे थे कि आपको चुनाव वहाँ से लड़ना है तो आपका प्रोपेगेंडा जगदीशपुर से रिलेटेड रहा होगा। तो फिर अचानक से जब आपकी पार्टी आपको यहाँ भेज देती है तो तब वहाँ से यहाँ आने के बाद आपको कितनी समस्याएं हुई थी अपनी चुनावी यात्रा के दौरान? हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं और स्टूडेंट लीडर का जो विज़न होता है वर्ल्ड वाइज होता है। हम पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे राज्य की समस्याओं से अवगत हैं। हम फ्रांस के बारे में सोचते हैं। हम जो है जो थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध चल रहा है हम उसके बारे में भी जानते हैं। जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है हम उसको भी जानते हैं। जो इजराइल और फ़लस्तीन में चल रहा है हम उसको भी जानते हैं। दुनिया की समस्या जानते हैं। तो डुमरांव तो मेरे गाँव के बगल में है। डुमरांव की सारी समस्याओं से मैं अवगत था। मैं तो डुमरांव आता ही जाता था, मैं पार्टी के काम कार्यों से सब आता था। मेरे लिए डुमरांव कोई अननोन जगह नहीं है। मेरी भाषा वही है, मेरी बोली वही है, मेरे गाँव के आधा लोगों की रिश्तेदारी यही है। तो मेरा तो आना जाना बहुत नेचुरल रिलेशन इस इलाके से रहा है। इसलिए जगदीशपुर में और डुमरांव में कोई अंतर नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 2009 से पहले बक्सर जिला का एक ब्रह्मपुर और रघुनाथपुर का क्षेत्र जो है वो जो है पड़ता था जगदीशपुर विधानसभा में और हमारा गांव 2009 से पहले बक्सर लोकसभा में पड़ता था। 2009 के बाद वो आरा लोकसभा में गया। पूरा जगदीशपुर और शाहपुर विधानसभा बक्सर लोकसभा में पड़ता था। इसलिए ये बहुत नेचुरल हमारे लिए था। इसलिए यहाँ के बारे में जानने में कोई हमें प्रॉब्लम और समस्या नहीं है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को किस नज़र से देखते हैं आप? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को मौका मिला, बिहार की जनता ने काम करने के लिए मौका दिया, लेकिन अब उनके पास कोई आइडिया बचा नहीं। काम अब हमारे लिए कोई आइडिया नहीं। वो जिस समय में आए उस समय के नौजवानों के लिए जो भी सपने होंगे उनको पूरा किया होंगे। लेकिन उनके पहले के समय को जंगल राज कहा जाता था। ये तो एक नैरेटिव है जो मीडिया के द्वारा सेट किया गया। आज देखिए ना, 2 बच्चियों को जिंदा जला कर मार दिया गया। इसको कौन सा राज आप कहेंगे? सरेआम गोली चलाते हैं लोग, सरेआम मारे जाते हैं। इसी जिला में कितनी ऐसी घटनाएं घट गई। तो एक नैरेटिव है, किसी ने हाईकोर्ट में किसी ने कह दिया, उसको मीडिया ने उठा लिया और पूरा हाइप जो है क्रिएट कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं। और एक समय की बात है जब लालू यादव जी हनुमान मंदिर, जो महावीर मंदिर है स्टेशन के बाहर, पटना जंक्शन के बाहर, उसको भी तोड़ने का नैरेटिव ले आए थे। नहीं, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। लालू जी तो खुद ही कभी भी उन्होंने इन सब चीज़ों के खिलाफ मैंने नहीं सुना है कि मंदिरों के खिलाफ बोला। और हम लोग भी मंदिर तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले और संविधान को मानने वाले लोग। संविधान क्या कहता है? सभी धर्मों के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसलिए मंदिर भी सुरक्षित रहें, मस्जिद भी सुरक्षित रहें, गुरुद्वारे भी सुरक्षित रहें और वो चर्च भी सुरक्षित रहें। ये गारंटी करना एक पॉलिटिकल लीडर की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ रहने वाले सारे लोगों के राइट्स मिलने चाहिए। आगामी चुनाव है तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या लेके उतर रहे हैं आप चुनाव में? हमने काम किया है, उसको लेकर के जाएंगे, उस काम को पूरा करना है। मेडिकल कॉलेज आधा बना हुआ है, संगीत महाविद्यालय में काम शुरू नहीं हुआ। अभी राज हाई स्कूल में हमने 2 करोड़ रुपया स्वीकृत करा है स्टेडियम के लिए, उसको पूरा करना है। और सबसे बड़ी एजुकेशन में लड़ाई हमने जीती, पूरा महागठबंधन ने जीती है। हमने ये सवाल उठाया था कि हमने एक सवाल विधानसभा में उठाया कि नावानगर हमारा डुमरांव अनुमंडल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ डिग्री कॉलेज ज़रूरी है। सरकार ने उसको खारिज कर दिया कि सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले, वो अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं। लेकिन लगातार 5 साल हमारे सारे विधायकों ने ये सवाल उठाए
और अंततः इस सेशन के पहले सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। तो नवानगर में अब हमारा डिग्री कॉलेज खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसलिए ये सारे जो काम हमने शुरू किए, बाईपास को बनाने का, अभी ROB हमने पास करवाया डुमरांव में, ये सब काम को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। हमें और एक मौका जनता देगी तो हम इसको तेज़ी के साथ, लोग जानते हैं मुझे, मैं इम्प्लीमेंट करने में कितना एक्टिव हूँ, तो इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मेरा रहेगा। और भविष्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना मेरी सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी रहेगी। 5 साल का आपका विधायकी का दौर रहा, तो इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेडिकल कॉलेज का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम पर संगीत महाविद्यालय, मलई बराज के लिए 200 करोड़ रुपये लाना है। और उससे भी सबसे बड़ा मैं जो मानता हूँ, एक जनप्रतिनिधि का काम, मैं सब जगह कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा काम उसके जनता के प्रति उसकी संवेदनशीलता है, जब वो उसके दुखों के साथ खड़ा रहता है। तो पिछले 5 वर्षों में मैंने सबसे बेहतर कोई काम किया है तो वहीं किया है। आपको लोग बताएंगे, मैं अपने मुंह से करूँ तो ये अपना मुंह मियाँ मिट्ठू होगा। संवेदनशीलता के साथ मैं, उपलब्धता जो है मेरी बहुत रीच रही है मेरे क्षेत्र में। और आपको आमतौर पर मेरा विरोधी ही बोल देगा कि हाँ 2 काम तो जरूर कहेगा आपको मेरा विरोधी। एक कहेगा कि हाँ विधायकवा ये रहेला, और दूसरा कहेगा कि बड़ी विधायकवा सवाल उठावेला। इसमें आपको अच्छा, विधायक का काम ही है सवाल उठाना और जनता से मिलना। तो इन सारे कामों में मेरे विरोधी भी मेरा जवाब नहीं दे पाते। अब रैपिड क्वेश्चंस पे पहुंचने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो यूथ है और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है और जो माइग्रेशन है, ये तीन चीज़ें हैं और ये तीनों चीज़ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, कि यूथ को अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वो माइग्रेशन नहीं करेगा, वो डुमरांव में ही रहेगा। तो जो यहाँ के यूथ हैं, जो यंगस्टर हैं, जो यहाँ से चले जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या स्टेप्स ले? हमने विधानसभा में एक बार सवाल उठाया कि डुमरांव एक ज़माने में उद्योगों का हब माना जाता था, आज ख़त्म हो चुका है। हमने कहा डुमरांव में, अपने स्पीच में कहा और सवाल में भी उठाया कि डुमरांव का वही पुराना गौरव हमें हासिल करना है। और हमने असेंबली में कहा कि हमारे नवानगर में बेटा की ज़मीनें हैं जिस पर इंडस्ट्री शुरू हो, और उसके बाद ये कवायद शुरू हुई, मीट हुआ इन्वेस्टर्स का, और इन्वेस्टर्स आए, पेप्सी, कोका कोला, इथेनॉल का फैक्ट्री खुल चुका है। अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप पता कर सकते हैं, मैं वहाँ गया घूमने और मैंने वहाँ के MD और उनके CEO जो थे उनको बुलाया और हमने कहा कि मेरा कोई लस्ट नहीं है आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा MLA हूँ जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए अपनी जनता के लिए चाहिए। मैंने कहा कि आपको हमारे लोगों को अधिक से अधिक काम देना होगा, इस बात को आप सुनिश्चित करिए। तो ये कराने की जिम्मेदारी हमारी भविष्य में होगी कि हम उन्हें काम यहाँ पर दिलवा सकें, और इसके लिए हम लड़ेंगे, जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी हम हारेंगे नहीं। और इसके अलावा आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्री के, उद्योगों के अलग अलग क्षेत्र विकसित करने होंगे जहाँ नौजवानों को अवसर मिल सके। और जो अभी की सरकार ने जो नौजवानों को अवसर देने के नाम पर लॉटरीबाजी खेल रही है, जो लोन देने के नाम पर, ये लॉटरीबाजी बंद होगा। और जो भी जेन्युइन यंग नौजवान हैं जिनके पास पैसे नहीं है बावजूद इसके अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, ऐसी पॉलिसी हम लोग बनाने का काम करें। ये आपसे जुड़ा हुआ सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स को हटा दे तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरा हॉबीज़ पर्यटन है, घूमना खूब। सबसे बढ़िया जगह जो आपने घूमा आज तक? मैं वहाँ गया था अरुणाचल प्रदेश, तवांग। अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मुश्किल था काफ़ी। जब मैं जा रहा था बहुत बर्फ़बारी हुई थी, मेरी गाड़ी 4 घंटे फंस गई थी, हम सारे दोस्त लोग थे, तो बहुत मज़ा आया था। कश्मीर भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे आपने विद्रोह किया कि नहीं? 4 घंटे गाड़ी फंसी तो? नहीं, आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते ना, आप व्यक्ति से लड़ सकते हैं, वो नेचर है। नेचर के साथ कोऑपरेट करके ज़िंदा रहा जा सकता है, नेचर का विरोध करके ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने कोऑपरेशन किया। कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है। अभी जहाँ पहलगाम हुआ, मैं वहाँ 2017 में गया था, मेरा इस तरीके से पोज में एक फ़ोटो भी है, वो बैसरन जो है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मैं 2017 में गया था। तो मेरी हॉबी ये रही है, मैं घूमता खूब हूँ और खूब घूमना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में रोक लग गया है। अच्छा, मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मौका मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा पर्यटन करना चाहता हूँ। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स तो क्या ही रहा है, हम लोग को खेलने का मौका बहुत कम मिला, हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं था, बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने की। जो भी खेलने को मौका मिल गया वहीं, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी फुटबॉल खेल लिया। और डुमरांव में ऐसा खेल मैदान मतलब अवेलेबल कराने के लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं? बिल्कुल, मैंने भी आपसे कहा कि 2 करोड़ 5 या 7 लाख रुपया हम लोग लेकर के हैं यहाँ पर स्टेडियम बनाने के लिए। मैं खेलों के प्रति बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि खेल व्यक्ति का जो एक वो शारीरिक शिक्षा है जो कि एजुकेशन के माध्यम से मिलना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र में नौजवान हैं जो बहुत आगे कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी जैसे मुझे नहीं मिला,
हो सकता है कि अगर मुझे अच्छा मैदान मिलता मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी हो सकता था। फुटबॉल खेलते हुए मेरा लिगामेंट क्रैक हो गया, हो सकता है मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता था, मुझे मौका नहीं मिला ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मौका लेकर के आऊँ। मैंने असेंबली में अपने पूरे विधानसभा के 4 जगहों पर, यहाँ डुमरांव में, मुरार में, सनबरिसा में और नवानगर में डफा डेहरी में स्टेडियम बनाने का मांग किया, जहाँ एक जगह स्वीकृत हुआ। भविष्य में सभी जगहों पर हम बनवाने की दिशा में लग रहे हैं। कोई आपके पसंदीदा राजनेता जो कि वर्तमान में अभी राजनेता भी है? पसंदीदा राजनेता बहुत सारे हैं। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी। ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन और वो डेफिनेटली हम लोग उनके कायल हैं। फ्रीडम फाइटर कोई फेवरेट? भगत सिंह। उनकी किस आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हैं? बिल्कुल, भगत सिंह ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि वही एक ऐसे योद्धा थे, भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं दोनों की का नाम लूँगा, वही थे जो उस समय सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उसी के साथ जो सामाजिक कुरीतियाँ इस राज्य के अंदर थी, जो छुआछूत की व्यवस्था थी, उसके खिलाफ भी वो लड़ रहे थे। इसलिए ये ज़्यादा जरूरी था उस समय। तो सामाजिक बदलाव की भी लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा था कि जब तक समाज के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश की आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। और आप अंबेडकर की भी लड़ाई, पूना पैक्ट से लेकर तमाम लड़ाइयाँ, वो अछूतों को अधिकार दिलाने से तरह थे। ये दोनों लीडर हमारे आइडियल रहे। और आखिरी सवाल है आपसे कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर कौन है? और एक हमारे कोई फिल्म भी पसंद हो तो वो भी बता दीजिए। मेरे बहुत फेवरेट एक्टर थे, वो नहीं रहे, इरफान खान साहब, और उनकी मैं बहुत सारी फिल्में देख चुका हूँ। उनकी फिल्म पान सिंह तोमर को हम लोगों ने देखा, बहुत शानदार मूवी थी और कई बार मैंने उस फिल्म को देखा। और इधर भी बहुत सारी फिल्में आई, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में। 3 इडियट एक फिल्म बनी थी, एक फिल्म पीके बनी थी, और इधर अभी जो सबसे अभी के अच्छी समय फिल्म पीके बोलना मतलब कुछ और भी रिलेट आदमी करता है। नहीं, आमिर खान की मूवी थी पीके, मैं आपको क्लियर बता दूं। बिल्कुल नहीं, हाँ वो आप जो जा रहे हैं, हाँ वो नहीं। और ये अभी एक फिल्म बनी ज्योतिबा फुले पर, ये फिल्म बहुत शानदार बनी, इसे मैं 2 बार देख चुका। और अभी तो मेरी इच्छा थी कि मैं इस फिल्म को गांव-गांव में लोगों को दिखाऊं प्रोजेक्टर पे, लेकिन अभी मुझे समय मिल नहीं पा रहा है। लेकिन ये लोगों को देखना चाहिए, बहुत शानदार मूवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी, जो कि आप मतलब इस इंटरव्यू में अवेलेबल रहे, इस पॉडकास्ट को पूरा करवाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस वीडियो को देखें। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपके जो रिलेटेड सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि आने वाले समय में अजीत जी से आपके पूछे हुए सवाल भी पूछ सकूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।